नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे साथ हमारे इस चैनल पर जहां पर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इक्विटी मार्केट्स के बारे में। और ये जो बैकग्राउंड है मेरा पिछले लगभग 20 सालों का, जिस वर्क एक्सपीरियंस के साथ यूबीएस, जेपी मॉर्गन और सिटी ग्रुप और भी कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिला। इन्वेस्टर की साइकोलॉजी को समझने के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट एंड फॉर्मेटिव ईयर्स रहे और उस अनुभव को मैं आपके साथ साझा करता हूं। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं और किसी विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमें लिखिए, कृपया हमें बताइए और वीडियोस लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बात करते हैं आज के मुद्दे पर और वापस आते हैं कि किस विषय पर आज हम बात करेंगे। ये जो कई बार आपने सुना होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स या कोई भी इंडेक्स जो है वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कि जो स्टॉक्स निफ्टी को बनाते हैं, 50 स्टॉक या 30 स्टॉक्स जो सेंसेक्स को बनाते हैं, जो उसमें हैं, जो उसके पार्ट हैं, वो हमेशा सेम नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं। और कैसे बदलते हैं, क्यों बदलते हैं और क्या उनका इम्पैक्ट होता है, ये चीज आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक जो कुछ एक चीजें जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। पहली बात तो ये कि जो इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो इंडेक्स में स्टॉक्स हैं, वो कैसे चेंज होते हैं और जो स्टॉक प्राइस पे जो इम्पैक्ट है इंक्लूजन का या एक्सक्लूजन का। बिकॉज अगर कोई स्टॉक इंक्लूड हो रहा है तो डेफिनेटली कोई बाहर भी हो रहा होगा, तो उसका क्या असर पड़ता है स्टॉक प्राइस पर। और ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और कैसे वो इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के बाद किस तरह का स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस रहा है। तो एक बात और आपके साथ शेयर करेंगे कि जब भी इस तरह की इवेंट्स होते हैं, हम बार बार आपसे कह रहे हैं और पिछले कुछ एक वीडियोस में ईटीएफ्स के बारे में बात की है काफी डिटेल में आपके साथ, कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स ना लें। याद रखें इस बात को कि बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स ना लें और ईटीएफ्स के थ्रू, बिकॉज वो लो कॉस्ट ऑप्शन है और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करता है, उस ऑप्शन को ज्यादा यूज करें। लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट्स जो है उनको समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने हिसाब से एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाए कि ये चीज कैसे होती है और इसका क्या असर पड़ सकता है। तो पहली बात तो निफ्टी का जो कंपोजिशन है, आप देखेंगे कि निफ्टी में 50 स्टॉक्स भले ही हैं, लेकिन जो बड़े स्टॉक्स हैं वो बहुत डोमिनेंट होते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक है, लगभग 11.5%, 11.5% उसका कंट्रीब्यूशन है। मतलब सेंसेक्स के 50 स्टॉक में अगर आप एवरेज करेंगे तो हर एक स्टॉक के हिस्से में लगभग 3% आएगा। निफ्टी में 50 स्टॉक हैं तो आपका लगभग 2% आएगा, क्योंकि सेंसेक्स में 30 स्टॉक होते हैं, निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं। तो उस 2% की जगह जो निफ्टी में 50 स्टॉक हैं, एवरेज अगर आप देखें होना चाहिए एक स्टॉक का, उसकी जगह पर एचडीएफसी बैंक का जो हिस्सा है वो 11.5% है। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है, लगभग 10% के आसपास। और ऐसे करते करते आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो बाकी बचे हुए स्टॉक हैं 40, उनका कंट्रीब्यूशन लगभग 43% के आसपास है। और जो पहले के 10 स्टॉक हैं उनका 57% है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये टॉप 10 स्टॉक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लगभग 55% से ज्यादा, 55% से ज्यादा शेयर। आपके मन में यह भी सवाल उठ सकता है कि अगर भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है तो एचडीएफसी बैंक का वेटेज कैसे ज्यादा है। तो ये जो इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसमें कि 50 स्टॉक्स हैं, इनमें हर एक स्टॉक का वेटेज है, उसमें एक फ्री फ्लोट मार्केट कैप का एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से उनका वेटेज डिसाइड होता है।
तो मोटी भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि जिस स्टॉक में फ्री फ्लोट, मतलब जो ट्रेडेबल स्टॉक है, तो ट्रेडेबल स्टॉक कैसे होंगे? जो रिटेल के पास हैं, इंस्टीट्यूशंस के पास है, वो ट्रेडेबल स्टॉक्स कहे जाएंगे, फ्लोट कहा जाएगा उसे। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उसमें प्रमोटर का 40% या जो भी जितना भी हिस्सा है वो बहुत जल्दी फ्लोट नहीं बनेगा। कैसे कि वो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। कुछ एक कंपनीज और भी हैं जिनका कि फ्लोट और भी कम होता है, जैसे कि शायद आपने कभी नोटिस किया हो कि विप्रो जो है, विप्रो एक मार्केट कैप के हिसाब से तो काफी बड़ी कंपनी है, लेकिन फ्लोट चूंकि उसका कम है इसलिए उसका सेंसेक्स में या निफ्टी में, सेंसेक्स में तो एक्चुअली वो पार्ट भी नहीं है, लेकिन उसका वेटेज निफ्टी में कम रहेगा। अब ये जो चीज है, ये मेथोडोलॉजी जो है वो बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटा मोटी हम समझ सकते हैं कि फ्री फ्लोट जितने स्टॉक ट्रेड हो सकते हैं उसके हिसाब से उनका वेटेज डिसाइड होता है। और ये जो वेटेज है, ये जो किसी 100% में जो परसेंटेज शेयर है उस स्टॉक का, वो फ्लोट, उसका मार्केट कैप, उन सब चीजों के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अब ये देखें कि आज सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है निफ्टी 50 का। फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि बैंक्स और उस तरह की कंपनीज 1/3 है, ऑलमोस्ट 33% है। और यहां पर जो बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, लगभग 8-9 महीने पहले, लगभग आई थिंक मार्च अप्रैल के आसपास, ये जो वेटेज था काफी ज्यादा 38% था, लेकिन पिछले कुछ समय में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो वेटेज कम हो गया। तो आप देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे मार्केट कैप कम होगा वैसे वैसे वेटेज भी कम होते जाएगा। बाकी ऑयल एंड गैस है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये कुछ और बड़े सेक्टर्स हैं। अब हम एक चीज और यहां पर हाईलाइट करेंगे आपके लिए कि ये जो सेक्टर का वेटेज है, ये सेक्टर का वेटेज स्टॉक्स जो हैं उनको मिलके ही बन रहा है। तो जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज है तो आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है या फिर एचडीएफसी बैंक है, इस तरह के स्टॉक्स जो होंगे उनको मिला के फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज यहां निफ्टी में दिखेगा। अब जो हमने जैसे पहले कहा कि ये बहुत डायनामिक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो किसी के भी, निफ्टी के या सेंसेक्स के, तो निफ्टी जो है वो उसके इंसेप्शन, मतलब लगभग 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं उसको, उसके क्या स्टॉक्स रहे हैं। 12 कंपनीज ऐसी हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक है उनमें से एक, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये सब जो कंपनीज हैं वो बहुत टाइम से निफ्टी का पार्ट है, लेकिन उनका वेटेज लगातार बदलते रहता है, वेटेज चेंज होता रहता है। जैसा कि हमने पहले कहा कि फ्लोट जो है या मार्केट कैप जो है उससे वो डिसाइड किया जाता है। अब जो ये जो आप यहां पर एक टेबल देख रहे हैं, ये पिछले लगभग 30 सालों में किस तरह से ये चेंज आया है। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज जो कि 1995 में 20% से भी कम होता था, आज बढ़ के 33% हो गया। और ये कुछ समय पहले, जैसा कि मैंने कहा लगभग साल भर पहले, लगभग 38% था। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है उसका फाइनेंशियलाइजेशन होता है। आपने शायद सुना होगा कि किस तरह से आज नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स बढ़ गए हैं, किस तरह से लोगों की सेविंग्स चैनल हो रही है बैंकिंग या फॉर्मल जो इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू। मतलब कहने का यह है कि आज से 30 साल पहले जितने लोग बैंक अकाउंट्स अपने पास रखते थे या इनके पास बैंक अकाउंट होता था, उनके कंपैरिजन में आज ये नंबर बहुत बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी कभी इकोनॉमी ग्रो करेगी, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स होगा या जनरल फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सेदारी लेंगे उसमें, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रो करेंगी और वो सेक्टर ग्रो करेगा। आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सेक्टर जो ऐसा है कि बहुत नया सेक्टर है एक तरीके से देखा जाए। तो ये सेक्टर का वेटेज उसके बावजूद अगर आप देखें तो लगातार कम होते जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि बाकी सेक्टर्स ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि अगर 20% से फाइनेंशियल सर्विसेज 35% हो जाता है या 38% हो जाता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट आएगा। और भी पुरानी इकोनॉमी के सेक्टर हैं, उनका आप देखेंगे कि वेटेज लगातार कम होता जाएगा। तो ये टेबल जो आपको बता रहे हैं किस तरह से डायनामिकली चेंज होता जाता है, किस तरह से सेक्टर के वेटेज बदलते जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अभी इसमें हाल ही में क्या देखने को मिला है, क्या हुआ है। तो ये अभी पिछले करीबन कुछ दिनों पहले का न्यूज है कि हर 6 महीने में लगभग एक चेंज होता है, जिसको कि पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग कहते हैं, या
निफ्टी का, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रीबैलेंसिंग कहते हैं। मतलब वेटेज तो उनका डायनामिक है, वो डेली बेसिस पे चेंज होता है, लेकिन कौन से स्टॉक को उसमें रखा जाए, कौन से स्टॉक को निकाला जाए, ये डिसाइड किया जाता है हर 6 महीने के अंतराल पर। तो अभी ये जो लेटेस्ट जो न्यूज है वो ये है कि यूपीएल जो कंपनी है उसको हटाकर निफ्टी में श्रीराम फाइनेंस को रखा जाएगा। तो मतलब 49 स्टॉक्स जो है निफ्टी के वो बराबर रहेंगे, वो सेम रहेंगे, लेकिन एक स्टॉक यूपीएल को हटाकर उसकी जगह श्रीराम फाइनेंस डाला जाएगा। तो ये न्यूज फ्लो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये न्यूज बड़े प्रोमिनेंटली कवर किया गया था कि किस तरह से ये स्टॉक्स निकाले जा रहे हैं यूपीएल और किस तरह से नया स्टॉक एक अंदर आ रहा है। अब और भी कुछ चेंज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल श्रीराम फाइनेंस तो हमने डिस्कस किया, ये यूपीएल को रिप्लेस कर रहा है, यूपीएल को हटाकर श्रीराम फाइनेंस अंदर आ रहा है। कुछ एक चेंजेस हैं जो कि नेक्स्ट 50 में हो रहे हैं। नेक्स्ट 50 मतलब 51 टू लेके 100 वाले स्टॉक्स। तो निफ्टी जो है, निफ्टी 50 जो है 50 स्टॉक्स का है, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो 51 टू 100 का है। तो उसमें भी बड़े सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि अडानी पावर और आईआरएफसी और ये जो आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये आ रहे हैं निफ्टी 50 में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, और कुछ एक स्टॉक्स अडानी, विलमार और ये सब बाहर जा रहे हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब ये जो हम ऑफ कोर्स नेक्स्ट 50 में काफी सारे चेंजेस हैं, लेकिन हम यहां पर जो बात करने वाले हैं मुख्य तौर पर फोकस करेंगे वही है कि निफ्टी में क्या चेंज हो रहा है। निफ्टी में जैसा कि हमने बताया कि यूपीएल बाहर जा रहा है और श्रीराम फाइनेंस अंदर आ रहा है। अब क्या मतलब होता है इसका, कि इसका फर्क क्या पड़ेगा। तो आपको अगर याद हो, हमने ईटीएफ को जब डिस्कस किया था तो हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि ईटीएफ होते क्या है। ईटीएफ क्या है, सिंपल मिरर कर रहे हैं वो किसी इंडेक्स को। तो आप समझिए कि जैसे निफ्टी 50 का कोई ईटीएफ है, तो निफ्टी 50 का ईटीएफ क्या है, वो जो पैसा उसमें आ रहा है, जो इन्वेस्टर उस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पैसे को उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर दिया जा रहा है निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। अब आप सोचें कि अगर एक स्टॉक बाहर जा रहा है और दूसरा अंदर आ रहा है तो क्या होगा। उस ईटीएफ में ये रीबैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ेगी। जो पैसा यूपीएल में लगा हुआ था, पैसा श्रीराम फाइनेंस में अब डालना पड़ेगा। तो श्रीराम फाइनेंस में बाइंग होगी, यूपीएल में सेलिंग होगी। तो कुछ एक एस्टिमेट्स जो डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं और एक जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि एक एस्टिमेटेड जो इनफ्लो और आउटफ्लो की बात की जा रही है वो ये श्रीराम फाइनेंस में जो टोटल जो इंक्लूजन होगा और जो नए स्टॉक की खरीदारी की जाएगी और यूपीएल में जो बाहर निकलेगा उसका कितना कितना इंपैक्ट आएगा। तो लगभग $270 मिलियन, $270 मिलियन का मतलब लगभग अगर आप कैलकुलेट करेंगे 2000 करोड़ रुपए के आसपास। इतनी बाइंग श्रीराम फाइनेंस में होगी बिकॉज वो इंक्लूजन हो रहा है निफ्टी 50 में, और लगभग 850 करोड़ के आसपास की सेलिंग होगी रुपए के टर्म्स में, $100 मिलियन के आसपास यूपीएल में। ये कितना बड़ा अमाउंट है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है कि लगभग आप देखें कि एक और डाटा पॉइंट है कि 6 दिन का जो वॉल्यूम है जो श्रीराम फाइनेंस में ट्रेड होता है उसके बराबर है ये अमाउंट। मतलब आप एक दिन में जितनी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी 6 दिन के पीरियड में जो होगी वो पूरा टोटल इंपैक्ट ये 2000 करोड़ रुपए का है। इसी तरह से जो यूपीएल में सेलिंग है लगभग 3.5 दिन का जो डेली वॉल्यूम है उसके हिसाब से वो इंपैक्ट है। मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट है। मोटे तौर पर ये समझाया सकता है कि 2000 करोड़ रुपए किसी स्टॉक में अंदर आ रहे हो, इन्वेस्ट हो रहे हो, और किसी स्टॉक में 850 करोड़ बाहर जा रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली कुछ प्राइसिंग का इंपैक्ट उसमें दिखेगा। अब ये यूजुअल सेलिंग और बाइंग तो चलती है स्टॉक में डेली बेसिस पे, लेकिन ये ओवर एंड अबव दैट है, मतलब एक्स्ट्रा है, क्योंकि ईटीएफ का जो फ्लो है वो ईटीएफ का फ्लो इनमें इन्वेस्ट होगा श्रीराम फाइनेंस में, यूपीएल से बाहर जाएगा, बाकी नॉर्मल ट्रेडिंग तो जारी ही रहेगी। तो ये ओवर एंड अबव अगर इतनी ट्रेडिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है यूपीएल में और बाइंग हो रही है श्रीराम फाइनेंस में, तो नेचुरली उसका एक इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो पिछले काफी समय के जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है जो आपको इस स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो यहां पर इस तरह से बताए जा रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा पिछले साल एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का एक मर्जर हुआ था। मतलब एचडीएफसी जो अलग एंटिटी हुआ करती थी अब अलग एंटिटी नहीं है। एचडीएफसी बैंक एक एंटिटी है जो लिस्टेड है, उसकी जगह अगर
हम देखें HDFC के लिए कोई एक नया स्टॉक आना चाहिए था निफ्टी में, तो L&T माइंट्री आया। वैसे ही ये एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिफरेंट चेंजेस जो निफ्टी में हुए और एक्सक्लूजन हुए, इंक्लूजन हुए, वो आपको यहां पर दिख रहे हैं। अब ये एक एग्जांपल जो हमने बोला था कि कुछ डिस्कस करेंगे, L&T माइंट्री जो कि पिछले जुलाई में इसका इंक्लूजन हुआ था और ये स्टॉक 10% ऊपर है पिछले लगभग 8 महीने में। और आप देखें 8 महीने में निफ्टी कितना चेंज हुआ है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाइंग और जो सेलिंग किसी स्टॉक में होती है इंक्लूजन या एक्सक्लूजन की वजह से, उसका कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। जैसा कि आप L&T माइंट्री का उदाहरण देख रहे हैं कि यहां पर 10% स्टॉक ऊपर है पिछले लगभग 8 महीने में, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंट जंप नहीं कहा जा सकता। फिर बारी आती है अडानी एंटरप्राइजेस, जो कि इंक्लूजन के बाद से एक्चुअली डाउन है, मतलब 4% नीचे है। फिर एक बार जो एक टेम्पररी बाइंग एंड सेलिंग है, टेम्पररी बाइंग एंड सेलिंग कुछ ओवर द डेज होती है और वो उसके बाद उसका इंपैक्ट खत्म हो जाता है। अब श्री सीमेंट है जो कि एक्सक्लूजन हुआ था जिसका सितंबर 2022 में, और वो स्टॉक लगभग 20% ऊपर है उस टाइम फ्रेम में, मतलब लगभग सितंबर 22 से अगर आप देखें तो लगभग 17 महीने हो चुके हैं। फिर बारी आती है अपोलो हॉस्पिटल, इसका इंक्लूजन हुआ था मार्च 2022 में और ये स्टॉक लगभग 1/3 1/3 33% से ऊपर है। फिर बारी आती है इंडियन ऑयल, जो कि इसका एक्सक्लूजन हुआ था मार्च 2022 में, तो ये लगभग 120% ऊपर है। तो आप देखिए एक स्टॉक जो कि इंक्लूड हुआ वो सिर्फ 33% ऊपर है और जो स्टॉक बाहर गया वो 120% ऊपर है। फिर एक बार रिपीट करेंगे कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट किसी भी एक्सक्लूजन या इंक्लूजन का बहुत स्थायी नहीं होता, बहुत परमानेंट नहीं होता, सिर्फ टेम्परेरी इंपैक्ट आता है। जो हमने बात की थी 5-6 दिन का जो बाइंग श्रीराम फाइनेंस में होगा लगभग, या जो 3.5 दिन का जो सेलिंग होगा यूपीएल में, मतलब लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं आ रहा है। वो ETF का फ्लो आया, ट्रेडिंग हो गई, बाइंग हो गई या सेलिंग हो गई और खत्म हो गया। उसके बाद टाटा कंज्यूमर जो कि इंक्लूजन हुआ था मार्च 2021 में, लगभग 3 साल पूरे होने जा रहे हैं और 90% ये स्टॉक ऊपर है। तो आपने देखा कि ये स्टॉक, पहले हमने देखा इंडियन ऑयल 120% ऊपर है। एक इस विषय पर हमने थोड़ी बहुत बात की है, लेकिन आगे और भी करेंगे कि PSU स्टॉक्स जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनके स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। तो वो जो चीज है उसकी वजह से IOC को भी फायदा हुआ है, बिकॉज IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। उसके बाद गेल है, गेल तो वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर्स है और इस स्टॉक ने बहुत अच्छा 110% रिटर्न दिया है पिछले लगभग 3 सालों में। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि हमने यहां पर देखे कि एक्सक्लूजन हो, इंक्लूजन हो, और ये टेबल जो आपको दिखा रहा है वो 4 आपके इंक्लूजन है जो पिछले लगभग 2-3 सालों के हैं, और 3 नीचे जो है श्री सीमेंट, इंडियन ऑयल और गेल, ये सब जो है आपके एक्सक्लूजन है। तो ये जो चीज आपको देखने को मिल रही है इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी मौके पर सिर्फ एक्सक्लूजन या इंक्लूजन को क्राइटेरिया मान के चलेंगे तो वो उस तरह से इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत इफेक्टिव या हमेशा काम करने वाली स्ट्रेटेजी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ETF का फ्लो आ रहा है, बाइंग हो रही है तो खरीद लेते हैं तो स्टॉक बढ़ जाएगा, वो शायद परमानेंट फिलॉसफी नहीं कही जा सकती। अब मैसेज क्या है, हम ये वीडियो आपके साथ क्यों शेयर कर रहे हैं, क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं? पहली बात, इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो हमेशा ही बदलते रहेंगे। हर 6 महीने में एक एक्सक्लूजन या इंक्लूजन हो सकता है, जरूरी नहीं हो लेकिन हो सकता है। और क्यों होता है? क्योंकि किसी कंपनी का मार्केट कैप बढ़ता है, किसी कंपनी का मार्केट कैप कम होता है, लगातार वो डायनेमिक तरीके से वो चीजें चलती रहती हैं। और चूंकि अभी हमने जस्ट प्रूव किया आपके सामने वो 4 स्टॉक्स जिनका इंक्लूजन हुआ और 3 स्टॉक जिनका एक्सक्लूजन हुआ, और उनका स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस आपने देखा कि वो कुछ भी एक ट्रेंड नहीं है कि बाइंग जो हो रही है वो ऊपर जा रहे हो या जो एक्सक्लूजन हो रही है वो नीचे आ रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं आपको दिख रहा है उसमें। मतलब ये कि ये कोई इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं कही जा सकती। ETFs के थ्रू इसको खेलना, ETFs के थ्रू इसको इन्वेस्ट करना हमेशा आपके लिए बेटर रहेगा। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन
कोई भी एंट्री या एग्जिट सिग्नल नहीं है। मतलब ये कि अगर आप न्यूज फ्लो बहुत देखेगा, आपको काफी लोग इसके बारे में बात करते हुए नजर आएंगे कि इतनी बड़ी बाइंग हो रही है। हमने खुद बोला कि 2000 करोड़ की बाइंग श्रीराम फाइनेंस में या 850 करोड़ की सेलिंग यूपीएल में, लेकिन उसके साथ साथ पिछले 3 साल के जो 6-7 एग्जाम्पल हमने आपके साथ डिस्कस किए, क्लियरली आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई परमानेंट इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो इंक्लूजन या एक्सक्लूजन को एंट्री या एग्जिट सिग्नल मानना या उसको समझना उचित नहीं है। ये ऐसा नहीं होता है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की एक्सक्लूजन किसी भी इंडेक्स में जब होता है, या एक्सक्लूजन होता है, कोई स्टॉक अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, कैसे होता है, उसका क्या इंपैक्ट होता है, और क्या उसको हम यूज करके कोई अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये 3-4 विषयों पर हमने आज कवरेज की इस वीडियो में। याद रखिए कि हम हमेशा ये कहते हैं और एक बार फिर रिपीट करेंगे कि हम किसी भी तरह की आपको ट्रेडिंग या बाइंग या सेलिंग की एडवाइस नहीं दे रहे हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं और अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, ताकि इन्वेस्टर जो भी हैं, हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो सोच समझकर इन्वेस्ट करें और काफी देखभाल कर इस चीज को इन्वेस्ट करें और आगे इस मार्केट में ट्रेड करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे वीडियो को देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें अपना समय दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और निसंकोच हमें बताने में झिझकिए नहीं कि किन और विषयों पर आप कवरेज चाहते हैं, किन और विषयों पर हमें बात करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम आपको फिर मिलेंगे शीघ्र ही, किसी नए विषय पर बात करेंगे और किसी नए इंटरेस्टिंग डिस्कशन को आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।